नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक पद्धति अर्थात कंपैरेटिव मेथड। सामाजिक मानवशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस पद्धति के आधार पर समग्र मानव संस्कृति की सामान्य विशेषताओं का पता चल सकता है। जो विद्वान इस पद्धति को काम में लेते हैं, वे सबसे पहले विभिन्न संस्कृतियों या उसके विभिन्न घटकों का अलग अलग अध्ययन करते हैं, उनकी उत्पत्ति के कारणों का पता लगाते हैं और उनके विकास या विनाश के आधारों को ढूंढ निकालते हैं। फिर उनमें जो सामान्य चीज़ें होती हैं उन्हें छांट लेते हैं और उनके आधार पर सामान्य निष्कर्ष को निकालते हैं। इस तुलनात्मक पद्धति के द्वारा विभिन्न समाजों की संस्कृति व संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास एवं विनाश के सामान्य कारणों या सामान्य आधारों का पता चल पाता है और हमें मानव समाज में क्रियाशील उन सामान्य प्रेरक शक्तियों का भी ज्ञान होता है, जिसके कारण संस्कृति के विभिन्न घटकों या अंगों में संगठन या एकता बनी रहती है। यदि विभिन्न समाज व संस्कृति से संबंधित तथ्यों को सावधानी पूर्वक एकत्रित किया जाए, उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाए और उनमें पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं दोनों का ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाए, तो मानव समाज, संस्कृति व संस्थाओं के संबंध में सामान्य नियमों को ढूंढा जा सकता है। परंतु इसके लिए यह परम आवश्यक है कि विषयों का चुनाव और तुलना वैज्ञानिक ढंग से की जाए। अपनी निजी अभिमति या अपने निजी दृष्टिकोण को अध्ययन से दृढ़ता से दूर रखा जाए, अर्थात वस्तुनिष्ठता का पूरी तरह से पालन किया जाए, ऑब्जेक्टिविटी का पूरी तरह से पालन किया जाए। दूसरे शब्दों में, इस पद्धति का अनुसरण करने वालों को समाज या संस्कृति से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्र करना चाहिए और इन तथ्यों को वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग के आधार पर तोलना चाहिए तथा इस प्रकार के अध्ययन कार्य के किसी भी स्तर पर उसे आध्यात्मिक, दार्शनिक, उद्वेगात्मक विचारों को अपने पास तक फटकने नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसका तुलनात्मक कार्य और उसके आधार पर प्रतिपादित नियम या सिद्धांत है पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हो, सही हो। तुलनात्मक पद्धति में कुछ मानवशास्त्री सांस्कृतिक तत्वों, कल्चरल ट्रेट को ही आधार मानते हैं। दूसरे शब्दों में, तुलनात्मक पद्धति में तुलना करने में सांस्कृतिक तत्वों को एक इकाई के रूप में मान लिया जाता है और विभिन्न समाजों की इन इकाइयों की तुलना की जाती है। इसके विपरीत श्री विस्लर नामक विद्वान आदि कुछ विद्वान हैं, वो सांस्कृतिक क्षेत्रों, कल्चरल एरिया को अपनी तुलनात्मक अध्ययन की इकाइयां मानते हैं। इन विद्वानों का कथन है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें स्पष्ट ज्ञात होगा कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुछ सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल अपने विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। यदि हम सतर्क होकर इन सांस्कृतिक क्षेत्रों को पहले मालूम कर लें और फिर सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र से करें, तो हमें मानव संस्कृति के अनेक सामान्य तथा विशिष्ट गुण या प्रकृति के संबंध में हमें ज्ञान हो सकता है। फ्रांज बोआज ने समस्त संसार के सांस्कृतिक परिवर्तन या प्रसार के साथ विवेचना करने के बजाय यह अधिक अच्छा समझा है कि संसार को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांट लिया जाए और अंत में कुछ सामान्य निष्कर्षों को निकाला जाए, जिससे सांस्कृतिक विकास, प्रसार या परिवर्तन के आधारभूत कारणों का पता चल सके। आज तक हमने इतना पढ़ा, इस टॉपिक को हम कल भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।